नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको और मुझे इस छोटी सी दुनिया की सीमाओं से निकालकर समय और स्थान के एक विशाल महासागर में ले जाएगी। आज हम केवल विज्ञान के कुछ तथ्य नहीं जानेंगे, बल्कि हम ब्रह्मांड के साथ अपने उस गहरे और व्यक्तिगत रिश्ते को महसूस करेंगे जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम ये यात्रा एक ऐसे मार्गदर्शक के साथ करेंगे जिसने विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर आम इंसान के दिलों तक पहुंचाया। एक ऐसा स्टोरी टेलर, एक ऐसा कथावाचक जिसने हमें तारों की कहानियां सुनाई और हमें ये याद दिलाया कि हम उसी धूल से बने हैं जिससे ये तारे बने हैं। हम बात कर रहे हैं महान खगोल शास्त्री और विचारक कार्ल सैगन और उनकी अमर कृति कॉस्मॉस यानी ब्रह्मांड की। ये किताब, जो इसी नाम की प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित है, केवल खगोल विज्ञान पर एक पुस्तक नहीं है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है, जैसा कि इसका उपशीर्षक कहता है, ए पर्सनल वॉयज। ये विज्ञान, दर्शन, इतिहास और कविता का एक अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। ये वीडियो इस महान कृति का एक बहुत ही विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 6000 शब्दों में कार्ल सैगन के कल्पना के अंतरिक्ष यान पर सवार होकर ब्रह्मांड के कोने कोने की सैर करेंगे। हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर जीवन के विकास, तारों के जीवन चक्र और पृथ्वी के भविष्य तक की पूरी कहानी को जानेंगे। तो अपनी जिज्ञासा को प्रज्वलित कीजिए, अपने मन के द्वार खोल दीजिए और चलिए मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय महासागर के तट से एक अविस्मरणीय यात्रा पर। भूमिका: ब्रह्मांडीय महासागर के तट पर। कार्ल सैगन अपनी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरे वाक्य से करते हैं, ब्रह्मांड वो सब कुछ है जो है या कभी था या कभी होगा। इस एक वाक्य में ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अस्तित्व की क्षणभंगुरता दोनों ही समाहित है। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर के तट पर खड़े छोटे बच्चों की तरह हैं, जो अभी अभी इस महासागर की विशालता को समझना शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा को करने के लिए सैगन हमें एक विशेष वाहन प्रदान करते हैं, जिसे वे कल्पना का अंतरिक्ष यान कहते हैं। ये किसी धातु या ईंधन से नहीं चलता, ये मानव की जिज्ञासा, कल्पना और वैज्ञानिक खोज की शक्ति से चलता है। इस यान पर बैठकर हम समय और स्थान की किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। हम एक आकाशगंगा के केंद्र में जा सकते हैं या एक परमाणु के भीतर की दुनिया को देख सकते हैं। हम समय में पीछे जाकर पृथ्वी के जन्म को देख सकते हैं या भविष्य में जाकर तारों के अंत का साक्षी बन सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत में सैगन हमें समय के विशाल पैमाने को समझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत अवधारणा का परिचय देते हैं, जिसे वे ब्रह्मांडीय कैलेंडर कहते हैं। वे ब्रह्मांड के पूरे इतिहास यानी लगभग 13 अरब 800 करोड़ वर्षों को एक अकेले कैलेंडर वर्ष में संकुचित कर देते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार महाविस्फोट यानी बिग बैंग 1 जनवरी की मध्यरात्रि को होता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे मई के महीने में बनती है। हमारा सौर मंडल सितंबर की शुरुआत में अस्तित्व में आता है। पृथ्वी पर जीवन का उदय भी सितंबर के अंत तक होता है। दिसंबर का महीना आते आते पृथ्वी पर जटिल जीवन रूप विकसित होने लगते हैं। 24 दिसंबर को डायनासोर प्रकट होते हैं। 28 दिसंबर को फूल खिलना शुरू करते हैं और 30 दिसंबर को एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। और हम इंसान, इस पूरे ब्रह्मांडीय वर्ष में हमारी क्या जगह है? मानव का उदय 31 दिसंबर की रात को लगभग 10:30 बजे होता है। मानव द्वारा दर्ज किया गया पूरा इतिहास, हमारे सारे युद्ध, हमारे सारे साम्राज्य, हमारे सारे धर्म और विज्ञान, ये सब 31 दिसंबर की रात के अंतिम 10 सेकंड में घटित होता है। ईसा मसीह का जन्म अंतिम 5 सेकंड में होता है और एक औसत मानव का जीवन केवल 0.2 सेकंड के बराबर है। ये ब्रह्मांडीय कैलेंडर हमें हमारी जगह का एहसास कराता है। ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें दिखाता है कि हम इस ब्रह्मांडीय नाटक में कितने नए और कितने क्षणभंगुर हैं। इस भूमिका में सैगन हमें प्राचीन मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय की कहानी भी सुनाते हैं। यह पुस्तकालय प्राचीन विश्व के ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन दुर्भाग्य से ये जला दिया गया और इसके साथ ही मानव जाति का सदियों का ज्ञान नष्ट हो गया। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कितना नाजुक है और उसे संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें एरेटोस्थनीज की कहानी भी सुनाते हैं, जो उस पुस्तकालय के लाइब्रेरियन थे और जिन्होंने 2000 साल से भी पहले केवल छड़ियों, परछाइयों और अपनी बुद्धि का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि को लगभग सटीक रूप से माप लिया था। ये कहानी हमें मानव मन की असीम शक्ति का प्रमाण देती है। अब हम अपने कल्पना के अंतरिक्ष यान पर सवार होकर इस किताब के 13 अध्यायों की यात्रा पर निकलते हैं, जो ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अध्याय 1, ब्रह्मांडीय संगीत में एक अकेली आवाज। इस अध्याय में सैगन हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास की कहानी सुनाते हैं।
वे बताते हैं कि जीवन जिसे हम जानते हैं कार्बन आधारित है। जीवन के अणु जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उन्हीं परमाणुओं से बने हैं जो तारों के गर्भ में बने थे। वे हमें विकासवाद के सिद्धांत को समझाते हैं जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। ये सिद्धांत बताता है कि कैसे प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से सरल जीवन रूपों से जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। ये एक धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसने पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता को जन्म दिया है। सैगन जीवन की आणविक भाषा यानी डीएनए की तुलना एक संगीत से करते हैं जिसे वे ब्रह्मांडीय फ्यूग कहते हैं। डीएनए के केवल 4 अक्षर ए, टी, सी और जी जीवन के सभी गीतों को लिखते हैं, एक छोटे से जीवाणु से लेकर एक विशाल वेल तक। अध्याय 2 दुनियाओं का सामंजस्य। इस अध्याय में सैगन हमें ज्योतिष और खगोल विज्ञान के बीच के अंतर को समझाते हैं। ज्योतिष एक अंधविश्वास है जो यह मानता है कि तारों और ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जबकि खगोल विज्ञान एक विज्ञान है जो ब्रह्मांड को समझने के लिए अवलोकन और तर्क का उपयोग करता है। वे हमें इतिहास के सबसे महान खगोल शास्त्रियों में से एक जोहान्स केपलर की प्रेरक कहानी सुनाते हैं। केपलर एक बहुत ही कठिन और दुखद जीवन जीते थे, लेकिन उन्होंने ग्रहों की गति को समझने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने वर्षों तक पेनस्टेकिंग गणनाएं की और अंत में ग्रहों की गति के 3 प्रसिद्ध नियमों की खोज की। उन्होंने ही पहली बार ये साबित किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। केपलर का काम हमें सिखाता है कि विज्ञान को धैर्य, दृढ़ता और पूर्वाग्रहों को छोड़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अध्याय 3 स्वर्ग और नर्क। इस अध्याय में हम अपने सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंडों जैसे धूमकेतु और उल्का पिंडों की यात्रा करते हैं। प्राचीन काल में धूमकेतुओं को अपशकुन और विनाश का प्रतीक माना जाता था, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि वे बर्फ और चट्टान के विशाल गोले हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सैगन हमें हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र यानी वीनस की एक चेतावनी भरी कहानी सुनाते हैं। शुक्र का आकार और संरचना पृथ्वी के समान है, लेकिन इसकी सतह का तापमान इतना अधिक है कि वहां सीसा भी पिघल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव का शिकार हो गया है। उसके घने कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल ने गर्मी को कैद कर लिया है, जिससे वो एक जलते हुए नरक में बदल गया है। ये हमें पृथ्वी पर अपनी गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति सचेत करता है। अध्याय 4 लाल ग्रह के लिए एक उदास गीत। इस अध्याय का केंद्र है मंगल ग्रह। सदियों से मंगल ग्रह ने इंसानों को आकर्षित किया है। हमने हमेशा ये कल्पना की है कि क्या मंगल पर जीवन है। सैगन हमें मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ के विकास की कहानी सुनाते हैं। 19वीं सदी में कुछ खगोल शास्त्रियों को लगा कि उन्होंने मंगल पर नहरें देखी हैं जिन्हें किसी बुद्धिमान सभ्यता ने बनाया होगा। इसने मंगल पर जीवन की कहानियों को और भी हवा दी। 20वीं सदी में जब हमारे अंतरिक्ष यानों ने मंगल का दौरा किया तो हमें कोई नहरें या शहर नहीं मिले। हमें एक ठंडा, शुष्क और रेगिस्तानी ग्रह मिला। 1976 में वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की सतह पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए प्रयोग किए, लेकिन उनके परिणाम अनिर्णायक रहे। लेकिन मंगल पर प्राचीन नदी घाटियों और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों के सबूत मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह बहुत अधिक गर्म, गीला और शायद जीवन के लिए अधिक अनुकूल था। मंगल की खोज आज भी जारी है और ये प्रश्न कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं अभी भी अनुत्तरित है। अध्याय 5 यात्रियों की दास्तां। इस अध्याय में सैगन हमें मानवता के सबसे बड़े साहसिक कार्यों में से एक वॉयेजर अंतरिक्ष यानों की यात्रा पर ले जाते हैं। 1977 में प्रक्षेपित किए गए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे। हम कल्पना के अंतरिक्ष यान पर बैठकर वॉयेजर के साथ यात्रा करते हैं। हम बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे को देखते हैं जो पृथ्वी से भी बड़ा एक सदियों पुराना तूफान है। हम शनि के शानदार छल्लों को देखते हैं जो बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे टुकड़ों से बने हैं। हम इन विशाल गैस ग्रहों के चंद्रमाओं की विविधता को देखकर चकित होते हैं। वॉयेजर यानों पर एक सोने की फोनोग्राफ रिकॉर्ड भी रखी गई है जिसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा जाता है। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी की ध्वनियां और चित्र हैं जिसमें विभिन्न भाषाओं में अभिवादन, संगीत और हमारे ग्रह और हमारी सभ्यता की तस्वीरें शामिल हैं। ये एक तरह से समय कैप्सूल है, एक बोतल में एक संदेश है जिसे ब्रह्मांडीय महासागर में फेंका गया है, इस उम्मीद में कि शायद कोई अन्य सभ्यता इसे कभी खोज ले। अध्याय 6 रात की रीढ़। इस अध्याय में सैगन हमें समय में पीछे ले जाते हैं, प्राचीन ग्रीस में जहां विज्ञान का जन्म हुआ था। वे हमें आयोनी के विचारकों जैसे थेल्स और एनाक्सिमेंडर की कहानी सुनाते हैं।
ये पहले लोग थे जिन्होंने ये प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड को अलौकिक देवताओं द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित किया जाता है और इन नियमों को मानव तर्क द्वारा समझा जा सकता है। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अंधविश्वास पर तर्क को और हठधर्मिता पर साक्ष्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने ही वो वैज्ञानिक पद्धति की नींव रखी जिसका हम आज भी उपयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को वे रात के आकाश की रीढ़ की हड्डी कहते थे और उसे समझने की उनकी इच्छा ने ही आधुनिक खगोल विज्ञान को जन्म दिया। अध्याय 7, स्थान और समय में यात्राएं। इस अध्याय में हम आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सेगन बहुत ही सरल और सुंदर उपमाओं का उपयोग करके हमें इन जटिल विचारों को समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि प्रकाश की गति ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा है। जब आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो अजीब चीजें होने लगती हैं। आपका समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव यानी टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाले एक अंतरिक्ष यान में कुछ साल बिताकर पृथ्वी पर लौटते हैं तो आप पाएंगे कि पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि तारों के बीच की यात्रा संभव तो है, लेकिन इसके लिए हमें समय और स्थान की हमारी सामान्य धारणाओं को छोड़ना होगा। अध्याय 8, तारों का जीवन। तारे अमर नहीं होते, वे भी जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। इस अध्याय में हम तारों के जीवन चक्र की कहानी को जानेंगे। तारों का जन्म नेबुला नामक गैस और धूल के विशाल बादलों में होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बादल सिकुड़ने लगते हैं और उनके केंद्र में तापमान और दबाव इतना बढ़ जाता है कि परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक नया तारा प्रज्वलित हो जाता है। एक तारे का जीवन उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारे सूर्य जैसे औसत आकार के तारे अरबों वर्षों तक चमकते हैं और अंत में एक सफेद बौने यानी व्हाइट ड्वार्फ के रूप में अपना जीवन समाप्त करते हैं। लेकिन जो तारे सूर्य से बहुत अधिक विशाल होते हैं उनका जीवन बहुत छोटा और बहुत अधिक नाटकीय होता है। वे अपने जीवन के अंत में एक सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि ये कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। सुपरनोवा के बाद तारे का मूल या तो एक न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है या यदि तारा बहुत ही विशाल था तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। अध्याय 9, अनंतता का किनारा। अब हम अपनी यात्रा को और भी गहरा करते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंतिम भाग्य के सवालों पर विचार करते हैं। हम फिर से बिग बैंग के सिद्धांत पर लौटते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटे से बिंदु से ये विशाल ब्रह्मांड बना। हम आकाशगंगाओं की दुनिया का पता लगाते हैं जो तारों, गैस और धूल के विशाल द्वीप हैं। हम क्वासर जैसे रहस्यमयी पिंडों के बारे में सीखते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे दूर और सबसे चमकीले पिंड हैं और जो शायद युवा आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं। सेगन हमें अन्य आयामों और अन्य ब्रह्मांडों की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड ही एकमात्र ब्रह्मांड है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका विज्ञान अभी भी उत्तर खोज रहा है। अध्याय 10, स्मृति की दृढ़ता। ब्रह्मांड की कहानी को समझने के बाद सेगन हमारी यात्रा को भीतर की ओर मोड़ते हैं, हमारे अपने मस्तिष्क के ब्रह्मांड में। वे बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क शायद ब्रह्मांड में सबसे जटिल और अद्भुत संरचना है। यह खरबों न्यूरॉन से बना है जो एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। हमारी यादें, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब इन न्यूरॉन्स के बीच के विद्युत और रासायनिक संकेतों का परिणाम है। सेगन बताते हैं कि कैसे विकास ने हमारे मस्तिष्क को आकार दिया है, एक सरीसृप मस्तिष्क से लेकर एक स्तनपायी मस्तिष्क और अंत में मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, जो हमारे तर्क, भाषा और आत्म जागरूकता का केंद्र है। वे सूचना के भंडारण के विकास को भी दर्शाते हैं, हमारे डीएनए में संग्रहीत आनुवंशिक जानकारी से लेकर हमारे मस्तिष्क में संग्रहीत यादों और अंत में किताबों और कंप्यूटरों में संग्रहीत बाहरी जानकारी तक। अध्याय 11, गैलेक्टिक विश्वकोश। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये शायद सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। इस अध्याय में सेगन हमें इस प्रश्न का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें ड्रेक समीकरण का परिचय देते हैं जो हमारी आकाशगंगा में संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का एक तरीका है। ये समीकरण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तारों के बनने की दर, उन तारों के आसपास ग्रहों की संख्या, उन ग्रहों पर जीवन के विकसित होने की संभावना और उस जीवन के बुद्धिमान और तकनीकी रूप से उन्नत होने की संभावना। हम इनमें से कई कारकों के बारे में निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन ये समीकरण हमें हमारी अज्ञानता को व्यवस्थित करने और खोज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने में मदद करता है।
सेगन हमें बताते हैं कि यदि ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं हैं तो वे हमसे बहुत अधिक पुरानी और उन्नत हो सकती हैं। क्या वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं? सेट यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयास है जो रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके ब्रह्मांड से आने वाले बुद्धिमान संकेतों को सुनने की कोशिश कर रहा है। अध्याय 12 पृथ्वी के लिए कौन बोलता है। हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंचती है। इस अंतिम अध्याय में सेगन विज्ञान से हटकर मानवता के भविष्य पर एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक अपील करते हैं। वे कहते हैं कि हमने ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ सीख लिया है, हमने अपनी जगह को समझ लिया है, लेकिन हम अभी भी अपने छोटे से ग्रह पर एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। 20वीं सदी में परमाणु हथियारों के विकास ने हमें पहली बार खुद को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता दे दी है। सेगन तर्क देते हैं कि हमारा राष्ट्रों, धर्मों और जातियों में विभाजन एक बहुत ही सतही और खतरनाक भ्रम है। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हम सब एक ही ग्रह के वासी हैं, हम सब एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। हमारी त्वचा का रंग या हमारे देश की सीमाएं अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देती हैं। वो प्रसिद्ध पेल ब्लू डॉट यानी धुंधले नीले बिंदु की भावना को व्यक्त करते हैं। ये पृथ्वी की वो तस्वीर है जो वॉयेजर 1 ने सौर मंडल के किनारे से ली थी, जिसमें हमारा पूरा ग्रह केवल एक छोटा सा नीला बिंदु दिखाई देता है। सेगन कहते हैं कि उस बिंदु को देखो, वो यही है, वो हमारा घर है, वो हम हैं। उस पर हर वो व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं, हर वो व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, हर वो व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी अस्तित्व में था, उसने अपना जीवन उसी पर जिया। ये तस्वीर हमें हमारे अहंकार और हमारे संघर्षों की निरर्थकता का एहसास कराती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे की और अपने इस छोटे और नाजुक घर की देखभाल करनी होगी। तो पृथ्वी के लिए कौन बोलता है? सेगन का उत्तर है, हम सब बोलते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रजाति के भविष्य को सुरक्षित रखें और अपनी ब्रह्मांडीय विरासत का सम्मान करें। अंतिम निष्कर्ष, हम ब्रह्मांड का आत्मचिंतन है। तो दोस्तों, ये थी कार्ल सेगन के कॉस्मोस की एक लंबी और गहन यात्रा। हमने ब्रह्मांडीय महासागर के तट से शुरुआत की, समय और स्थान के विशाल विस्तार को ब्रह्मांडीय कैलेंडर के माध्यम से समझा। हमने जीवन के विकास, तारों के जन्म और मृत्यु और ग्रहों के रहस्यों को जाना। हमने विज्ञान के जन्म और मानव मन की असीम शक्ति को देखा, और अंत में हमने अपने ग्रह और अपनी प्रजाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। कार्ल सेगन का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश ये है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। हम तारों की धूल से बने हैं। हमारे डीएनए में 4 अरब वर्षों का इतिहास छिपा है। हमारी चेतना, हमारी जिज्ञासा और हमारी समझने की क्षमता ये ब्रह्मांड का अपने बारे में ही सोचने का एक तरीका है। हम ब्रह्मांड का आत्मचिंतन है। तो इस यात्रा के बाद अपने अंदर की उस ब्रह्मांडीय जिज्ञासा को कभी मरने न दें। प्रश्न पूछते रहें, सीखते रहें, संदेह करने का साहस रखें। और जब भी आप कभी अकेला, छोटा या महत्वहीन महसूस करें तो रात में उन तारों को देखें और याद रखें कि आप उसी पदार्थ से बने हैं। आप इस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर की एक लहर हैं, और ये जानना ही सबसे बड़ी विनम्रता और सबसे बड़ा सम्मान है। इस अविस्मरणीय यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।